राज, अभी के अभी मेरे इंडिया की टिकट निकलवाओ, मुझे इंडिया जाना है। रोते हुए फोन पर प्रिया अपने पति राज से बोली। प्रिया, हुआ क्या है? तुम इतना रो क्यों रही हो और अचानक इंडिया क्यों जाना है तुम्हें? उधर से राज बोला। प्रिया बोली, पापा नहीं रहे राज, 3 दिन बाद पापा की 13वीं है, हमें आज ही निकलना पड़ेगा। राज बोला, एक बार मुझे घर आ जाने दो प्रिया, फिर मैं टिकट निकलवाता हूँ इंडिया की। राज जल्दी से घर पहुंचता है। वो घर आकर देखता है तो प्रिया बहुत रो रही होती है। राज को देखते ही प्रिया कहती है, हमारे इंडिया की टिकट निकलवाओ अभी के अभी। राज बोला, रुको प्रिया, थोड़ा ठहरो। प्रिया बोली, यहाँ मेरे पापा नहीं रहे हैं राज, और तुम्हें ठहरने की पड़ी है। राज बोला, प्रिया, पहले तुम्हारी हालत तो देखो, और हम सब इंडिया कैसे जा पाएंगे? परसों से बच्चों की परीक्षाएं भी तो शुरू हैं। एक काम करो, मैं तुम्हारी इंडिया की टिकट बनवा देता हूँ। प्रकाश से कहता हूँ, वो तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगा। पूरे 6 साल बाद इंडिया जा रही हो, वहाँ भी बहुत कुछ बदल चुका होगा। प्रिया जल्दी से अपनी पैकिंग करती है। पति और बच्चों को अलविदा करके फ्लाइट में बैठती है। फ्लाइट में बैठते ही प्रिया अपने अतीत की यादों में खो जाती है। राज प्रिया को कॉलेज के समय से पसंद करता था, मगर कभी खुलकर बोल नहीं पाया था। प्रिया भी मन ही मन ये बात जानती थी। अपने सब दोस्तों के मुंह से वो सुन भी चुकी थी कि राज उसे बहुत पसंद करता है, मगर राज ने कभी खुलकर प्रिया से अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था। आज जब कॉलेज के एनुअल डे पर प्रिया ने डांस परफॉर्मेंस की तो राज अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने जाकर प्रिया से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। इतने सालों से जो बात प्रिया अपने दोस्तों के मुंह से सुनती आई थी, वो आज राज ने सामने से आकर बयां कर दी थी। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही राज बोला, प्रिया, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच समझकर जवाब देना। आखिर ये मामला ऐसा नहीं है कि तुरंत इसका जवाब दे दिया जाए। इतने सालों से जब इंतजार कर ही रहा हूँ तो थोड़े दिन और सही। प्रिया कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली गई, मगर अब उसके दिन रात राज के बारे में ही सोचने में बीतने लगे, क्योंकि पसंद तो वो भी राज को बहुत करती थी, मगर डरती थी समाज से, अपने घर वालों से, क्योंकि जाति धर्म सब कुछ ही तो अलग था राज और प्रिया का। और प्रिया के घर वाले बहुत कड़क लोग थे जो ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रिया जानती थी कि राज का प्यार महज आकर्षण नहीं है, वो उसे बहुत सालों से चाहता है। प्रिया राज के प्यार के सामने झुक गई और उसने समाज के रीति रिवाजों को एक ओर करके राज को हाँ कह दी। अब तो राज और प्रिया के दिन रात बातें करने और घूमने फिरने में बीतने लगे। एक रोज दोनों गार्डन में बैठे हुए थे और प्रिया के भाई रमेश ने अपनी बहन को राज के साथ देख लिया। रमेश ने ना आव देखा ना ताव और राज को पत्थर से मारकर अपनी बहन प्रिया को हाथ से घसीटकर घर ले आया। घर आकर पापा और माँ के सामने 2 थप्पड़ प्रिया को जड़ते हुए रमेश बोला, खानदान का नाम खराब कर दिया इस लड़की ने पापा। एक लड़के के साथ पार्क में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रही थी आपकी लाडली। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया और उस लड़के को पीटकर इसे सीधा घर ले आया। आज से इसका कॉलेज जाना बंद, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी अब इसे। प्रिया अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, मगर रमेश के सामने उसके माता पिता की एक ना चली और दोनों को रमेश की बात माननी पड़ी। महाराज प्रिया से मिलने को बेताब था, मगर प्रिया का कॉलेज, क्लासेस सब बंद करवा दिया गया था और उसकी शादी के लिए जल्द से जल्द लड़का भी देखा जा रहा था। यहाँ प्रिया भी राज से मिलने के लिए बेकरार थी। एक दिन रमेश के घर पर ना होने पर प्रिया घर से अपनी सहेली का बहाना बनाकर राज से मिलने पहुंची और बोली, राज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हमें भागकर शादी करनी होगी, वरना मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। राज भी प्रिया को उसी पल अपने साथ लेकर भाग गया। कुछ मदद दोस्तों ने कर दी और थोड़े दिन बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। राज के घर वालों ने तो प्रिया को अपना लिया, मगर रमेश ने अपने माता पिता को प्रिया से सारे रिश्ते तोड़ने को कहा और बोला, आज से प्रिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं, इस लड़की ने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। प्रिया ने बीच में 1-2 बार अपने पापा मम्मी से बात करने की कोशिश भी की थी, मगर वे बोले, बेटा, रमेश को पता चला तो वो तुम्हें और राज को जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान करे राज तुम्हें बहुत खुश रखे। बस वही आखिरी बात थी प्रिया की उसके मम्मी पापा के साथ। और उसके बाद आज माँ का ये कॉल कि बेटा, 2 दिन बाद तेरे पापा की 13वीं है, तू हो सके तो आजा। और वो भी इतना बोलकर फोन कट गया। फिर प्रिया ने 3-4 बार वापस फोन ट्राई किया, मगर फोन बंद दिखाने लगा। मैम, कॉफी। एयर होस्टेस की आवाज से प्रिया वर्तमान में लौटी।
प्रिया बोली, नो थैंक यू। प्रिया का कुछ खाने पीने का मन नहीं था। उसे तो बस अपने माँ पापा की याद सता रही थी। जब वो इंडिया पहुंची तो एयरपोर्ट पर राज का भाई प्रकाश प्रिया को लेने आ गया था। प्रिया प्रकाश को देखकर बोली, भैया माफ कीजिएगा, मैं अभी आपके साथ घर नहीं आ पाऊंगी। मेरे पापा नहीं रहे, मुझे मायके की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं पहले वहां जाना चाहती हूँ। प्रकाश बोला, जैसी आपकी मर्जी भाभी। प्रिया ने कैब की और अपने मायके के लिए रवाना हो गई। कैब रफ्तार से चली जा रही थी और प्रिया की आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी। लो आ गया प्रिया के मायके का शहर और मायके की गली भी। वो चंदू चाचा की श्रृंगार की दुकान आज भी वहीं है। बगल में किशोर अंकल की किराने की दुकान। यहीं पर तो आती थी प्रिया, भले घर का कुछ भी राशन का सामान हो। किशोर अंकल के पास माँ एक डायरी रखा करती थी जिसमें अंकल हमारे घर का सारा सामान लिख दिया करते थे, और ऐसी ही एक डायरी माँ के पास भी होती थी। फिर महीने के अंत में सारा हिसाब किताब होता था। सारी स्मृतियाँ प्रिया की आंखों के सामने घूम रही थी। उतने में उसे बनवारी काका की मिठाई की दुकान दिखी, जहाँ की मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी। कोई भी मेहमान आने पर पिताजी यहीं से मिठाई लाया करते थे। ये सब सोचते सोचते प्रिया की आंख भर आई और प्रिया का मायका आ गया। बाहर से मकान का नक्शा बदला बदला सा लगा। शायद काम करवाया होगा सोचकर प्रिया ने कैब वाले को पैसे दिए और नीचे उतरी। दरवाजे की घंटी बजाने के लिए जब प्रिया ने हाथ उठाया तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने एक औरत उसकी माँ पर चिल्ला रही थी, बुढ़िया तुझे पालने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, जो तुझे 2 वक्त खाना दूं। तेरा पति तो सब बेटी के नाम कर गया, तेरी बेटी आ रही है या नहीं? तूने उसे बोला तो है ना आने को? वो औरत रमेश की पत्नी लग रही थी। दूसरी तरफ रमेश बोला, हाँ इस बार तो आना ही होगा उसे। मैंने माँ से बात करवाकर तुरंत फोन भी कट कर दिया था ताकि उसे शक ना हो। मुझे जमीन जायदाद चाहिए माँ, मैं कह देता हूँ। अब प्रिया से सब कुछ लेकर तुझे मेरे नाम करवाना है, समझी? प्रिया ये सारी बातें सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस जमीन जायदाद की बात चल रही है, और माँ का ऐसा हाल देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उतने में बनवारी काका ने उसे घर के बाहर देखा और पास आकर बोले, प्रिया कैसी हो बेटा तुम? प्रिया ने झट से बनवारी काका के पांव छुए और बोली, ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? बनवारी काका बोले, तू चल जरा मेरे साथ मेरी दुकान पर बैठ, तुझे कुछ बात बतानी है। प्रिया बनवारी काका के साथ उनकी दुकान पर चली गई। बनवारी काका की आंखों के सामने पली बड़ी प्रिया पर बनवारी काका को पहले से ही खूब विश्वास था। वे बोले, बेटा तेरे भाई भाभी के राज में तेरी माँ की हालत दयनीय हो गई है। अच्छा हुआ जो तू आ गई, शायद अब तेरी माँ कांता जी को सुख के दिन नसीब हो। प्रिया बोली, काका मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ है यहाँ? बनवारी काका बोले, तेरा भाई रमेश और तेरी भाभी रीमा ने कांता जी और तेरे पिता शंकर लाल जी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है प्रिया। दोनों कभी हमसे कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि रमेश के गुस्से से तो सब वाकिफ हैं, मगर बहुत दुखी थे शंकर लाल जी अपने घर के हालातों से। तू आ गई है तो सब पता लगाकर ही वापस जाना, और कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना। प्रिया अपने आंसू पोंछकर वापस अपने मायके पहुंची। इस बार दरवाजा लॉक था। प्रिया ने डोरबेल बजाई तो उसी औरत ने दरवाजा खोला जो माँ पर चिल्ला रही थी। वो बोली, आप कौन? मैं प्रिया। प्रिया धीरे से बोली, अच्छा प्रिया दीदी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहली बार देखा। मैं आपके भैया रमेश की पत्नी रीमा। आइए अंदर आइए। प्रिया बोली, माँ कहाँ है? रीमा प्रिया को उसकी माँ के कमरे में ले गई। माँ को देखते ही प्रिया माँ के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी और बोली, माँ पापा को क्या हो गया था? पापा हम सबको अकेला छोड़कर क्यों चले गए? कांता जी भी बेटी को देखकर जोर जोर से रो पड़ी और एक दर्द भरी आवाज उनके मुंह से निकली, जिसमें और भी बहुत कुछ अनकहा सा था। उतने में रमेश अपने कमरे से आया और प्रिया को देखते ही बोला, प्रिया पापा हम सबको छोड़कर चले गए। इतना कह वो अपने घड़ियाली आंसू बहाने लगा। प्रिया जो कि पहले ही अपने भाई भाभी का इतना भयंकर रूप देख चुकी थी, उसे अपने भाई के नकली आंसू साफ नजर आ रहे थे। रमेश बोला, रीमा जाओ देख क्या रही हो? प्रिया अरसे बाद इस घर में आई है, इसके लिए बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आओ। रीमा रसोई में जाती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है। रमेश दरवाजा खोलता है तो सामने रीमा के मम्मी पापा और बहन को देखकर
उनकी आवभगत में लग जाता है। अकेले में मौका पाकर प्रिया अपनी माँ से पूछती है, माँ, इतने सालों में एक बार भी आपको मेरी याद नहीं आई, जो आपने एक फोन तक नहीं किया। कांता जी बोली, बेटा, हर पल तुझे याद किया है मैंने और तेरे पापा ने। तेरे दोस्तों से सारी खबर लेते थे हम दोनों। तू अमेरिका में जमाई बाबू के साथ बहुत खुश है, ये जानकर हम खुश हो जाते थे। रमेश से छुप छुपा कर खबर लेते थे तेरी खबर मिलते ही कहीं रमेश फिर से ताव में ना आ जाए, इसलिए तुझे फोन नहीं किया। क्योंकि तेरे चले जाने के बाद रमेश ने तुझे खूब गालियां दी और कहने लगा, आज के बाद अगर किसी ने प्रिया को फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं, जो खानदान का नाम कीचड़ में उछाल कर भाग गई। माँ, पापा को क्या हुआ था? उनकी मौत कैसे हुई? बेटा, जब से तेरा भाई रीमा के प्यार में पड़ा था, उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता था। रमेश ने रीमा से शादी करने की जिद पकड़ ली थी। तब तेरे पापा ने रीमा के परिवार वालों की खबर निकाली तो सबने यही कहा कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। रीमा पहले भी 2 लड़कों को धोखा दे चुकी है, आपका बेटा तीसरा है। इसके परिवार वाले बस जमीन जायदाद के लालच में अपनी बेटियों की शादी करवाते हैं और फिर सब कुछ हाथ में आते ही इनकी लड़कियां अपने मायके आकर बैठ जाती हैं और नया लड़का फंसाने की तैयारी करती हैं। बस यही वजह थी कि तेरे पापा रीमा से रमेश की शादी नहीं करवाना चाहते थे, मगर रमेश तो मानो कुछ भी सुनने को तैयार ना था। आए दिन तेरे पापा और रमेश की कहासुनी होने लगी, जिसके चलते तेरे पापा बीमार रहने लगे। रमेश की जिद के आगे हमने घुटने टेक दिए और रीमा शादी करके यहाँ दुल्हन बनकर आ गई। उस दिन से ये घर हमारा कम और रीमा के माता पिता भाई बहन का ज्यादा हो गया। आए दिन वे लोग यहाँ रहने चले आते। रीमा और रमेश को हम दोनों बुढ़ों का यहाँ रहना भी अखरने लगा। हमारे लिए इनके पास न खाना होता था न कपड़े। घर का बिगड़ता हाल देखकर तेरे पापा ने अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दी। एक दिन जब रीमा ने वो कागजात देख लिए तो वो रमेश से बोली, अगर सारी जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। रमेश ने तेरे पापा से खूब लड़ाई की और बोला, अगर आपने सारी जमीन जायदाद मेरी बीवी के नाम नहीं की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मगर तेरे पापा टस से मस ना हुए। रमेश ने गुस्से में तेरे पापा पर हाथ तक उठा दिया। ये देखकर मेरा खून खौल उठा और मैंने रमेश पर हाथ उठा दिया। रीमा मेरा हाथ मरोड़कर बोली, बुढ़िया, तूने क्या समझा है? तू मेरे पति को मारेगी और मैं चुप रहूंगी? मैंने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़वाया। उस रात मैं खूब रोई और तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया। सुबह जब सबको पता चला तो घर में बेटे बहू को पिता के मरने से ज्यादा जमीन जायदाद उनके नाम पर ना होने का मातम था। दोनों यही सोच रहे थे कि जमीन जायदाद अपने नाम कैसे करवाई जाए। बस उसके बाद रमेश ने मुझसे तुझे फोन करवाया ताकि तेरे आने के बाद कैसे भी तुझसे सब कुछ हथिया सके। कांता जी सिसकते हुए सब बता रही थी। माँ, मैं आपको इस नर्क में और नहीं रहने दूंगी। मैं आपको यहाँ से हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। प्रिया रोते हुए बोली। इतने में रमेश कमरे के अंदर आ चिल्लाकर बोला, रीमा, कहाँ हो तुम? तुमसे कहा था ना कि इन दोनों माँ बेटी को अकेला मत छोड़ना। तुम्हारी लापरवाही के कारण प्रिया को सब कुछ पता चल गया और प्रिया माँ को तो तुम तब ले जाओगी ना जब तुम यहाँ से वापस जा पाओगी। प्रिया के हाथ से मोबाइल छीनकर रमेश ने दोनों माँ बेटी को कमरे में बंद कर दिया। प्रिया ने भरसक कोशिश की मगर वो कुछ ना कर पाई। कमरे में ना कोई खिड़की थी जहाँ से वो किसी को आवाज दे पाए और ना उसके पास उसका फोन था कि वो किसी को फोन कर पाए। थोड़ी देर बाद डोरबेल की आवाज आई। रमेश ने दरवाजा खोला तो बनवारी काका के साथ पुलिस खड़ी थी। रमेश ने बहुत चाहा कि वे लोग अंदर ना आ पाए, मगर पुलिस और बनवारी काका अंदर आ गए और कांता जी और प्रिया को कमरे से रिहा किया। प्रिया बाहर आकर बोली, भाई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मैं जब एयरपोर्ट से यहाँ पहुंची तो दरवाजा खुला होने की वजह से मैं सब कुछ समझ गई और फिर बनवारी काका ने भी मुझे बहुत सारे हिंट दे दिए थे। मैं काका से बोल कर आई थी, अगर 1 घंटे तक मैं वापस आपसे मिलने ना आ पाई तो आप समझ लेना कि दाल में कुछ काला है और पुलिस लेकर यहाँ चले आना। बनवारी काका, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। और रमेश भैया, इस खानदान का कलंक मैं नहीं, आप हो, जिसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसे सिर्फ आपकी जमीन जायदाद से प्यार था, आपसे नहीं। इसके बहकावे में आकर आपने अपने ही माता पिता को इतना कष्ट दिया, यहाँ तक कि आपके कारण ही पापा की भी जान चली गई।
आप जैसे बेटे इस धरती पर बोझ हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सभी को यहाँ से, ताकि कोई और घर खराब ना हो। रमेश, रीमा और रीमा के घर वालों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया। प्रिया अपनी माँ को लेकर पहले अपने ससुराल वालों से मिलने गई और फिर अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए विदेश आ गई। आज प्रिया के बच्चों ने पहली बार अपनी नानी को देखा था। वो बहुत खुश हुए और कांता जी, जो ना जाने कितने समय से दुख भोग रही थी, उन्हें अब सुख नसीब हुआ था। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जहाँ लड़कियां भागकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती हैं, उनके ऊपर खानदान पर कलंक पोतने का आरोप लगा दिया जाता है। मगर उन बेटे बहू पर यह आरोप क्यों नहीं लगता जो जीते जी अपने माँ बाप को मरने पर मजबूर कर देते हैं? क्या वे खानदान पर कलंक नहीं? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।